हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से जो अपना 4 चैप्टर पढ़ रहे थे प्रतिरक्षी के बारे में जो अपन ने बात कर रहे थे कि इससे पहले का जो टॉपिक था अपना वो प्रतिजन के बारे में बात कर चुके थे। प्रतिजन क्या होते हैं, इनका आणविक भार कितना होता है, वो जो प्रतिरक्षी से जिस भाग से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, या प्रतिजन को किस प्रकार प्रतिरक्षी खत्म करते हैं, वो सारी बातें अपन ने बात कर दी थी। इससे बाद में अपन ने प्रतिरक्षी की बात की। तो प्रतिरक्षी में मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी जो प्रतिजन होते हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, और जो प्रतिरक्षी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। प्रतिजन तो कहाँ पाए जा रहे हैं, आरबीसी पर पाए जा रहे हैं, और जो प्रतिरक्षी है प्लाज्मा में पाई जा रही है। देखिए प्लाज्मा जो है इससे अपने आगे वाला टॉपिक है तो उसमें भी अपन बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे कि जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है अपने शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। गामा ग्लोबिन प्रोटीन की बात करेंगे जो क्या करेगी, अपने शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। तो ध्यान दो कि अगर मैं प्रतिरक्षी के बारे में आपको बताऊं तो प्रतिरक्षी जो होती है गामा ग्लोबिन प्रोटीन होती है, जिसे हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, आईजी। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कहते हैं आईजी। अब ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के जिस भाग से क्रिया करती है, अब ध्यान देना इस बात को, अब नोट ही कर लेना कि वहां तो जो अंश जुड़ रहा था, अपना अंश जिससे जुड़ रहा था, मतलब क्या प्रतिजन का जो अंश प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे क्या कहते थे, एंटीजनी निधारक कारक कहते थे। और इसके बाद में जो अपन बात कर रहे हैं जो प्रतिरक्षी का, अब किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षी का। तो प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से क्रिया करता है उसे अपन क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है, पैराटोप कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ये तो अपना ये हो गया। अब इसके बाद में जो अपन बात करते हैं प्रतिजन की संरचना, प्रतिरक्षी की संरचना की बात करते हैं। तो देखिए प्रतिरक्षी की जो इस प्रकार की संरचना होती है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे एक ये वाला भाग हो गया, एक भारी श्रृंखला हो गई, ये भारी श्रृंखला हो गई। तो 2 तो भारी श्रृंखला है, हाई श्रृंखला जिसे H2 कहती है। एक यहाँ L मतलब लो हल्की संरचना, और यहाँ हल्की श्रृंखला, तो L2, 2 संरचनाएं होगी। इसलिए ये जो प्रतिरक्षी होती है H2L2 का H2L2 की संरचना बनाती है। या आप बुक में देखो तो वहां आपको HL दिखा हुआ है, HL का मतलब दिक्लक दिखा हुआ है। अब ध्यान देना, दिक्लक का मतलब 2 संरचनाएं हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो H2L2 की संरचना बनाती है, या आप ऐसे लिख सकते हो HL का दिक्लक की संरचना बनाती है। अब देखिए आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है ये इस टाइप की संरचना दिख रही है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल Y जैसी संरचना है प्रतिरक्षी की। अब इसमें जो अपन ने बात कर रहे हैं ये ऊपर वाले जो ये दांत जैसी संरचना है, ठीक है ना, ये दांत क्या है, ये प्रतिजन क्रिया स्थल है। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रतिजन आकर जुड़ते हैं। मैंने आपसे उससे पहले ये चीज बताई थी कि जैसे देखो ये प्रतिजन है शुरू के वीडियो में, और ये क्या है अपने पास प्रतिरक्षी है, जिससे अगली संरचना प्रतिरक्षी की बताई थी कि प्रतिजन क्या होते हैं, जब प्रतिरक्षी के पास में आते हैं तो ये प्रतिरक्षी से जुड़कर छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं। क्या कर दिया, छोटे छोटे छेद कर दिया बहुत सारे। अब इसमें पानी भर जाता है, वही प्रतिजन क्या हो जाता है, फट जाता है। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला भाग, ऐसा नहीं है कि ये जो अपना आकार है यहाँ आकर अपना प्रतिजन बैठ गया, नहीं, ये क्या होगा, ये नीचे वाला भाग तो प्लाज्मा में दशा रहेगा, स्थिर रहेगा, और ऊपर वाला भाग है ना ऐसे लहराता रहेगा, गति करता रहेगा। ठीक है।
अब लहराता रहेगा। अब लहरा रहा है ये ऊपर वाला भाग है, तो इस भाग में बात करते हैं कि ये वाला भाग कौन सा है, अस्थिर भाग है। लहरा रहा है तो मतलब स्थिर नहीं है, एक जगह टिका हुआ नहीं है, इसलिए कौन सा भाग है, ये अस्थिर भाग है। और ये कौन सा भाग है, स्थिर भाग है, ये प्लाज्मा में रुका हुआ है। तो ये कौन सा भाग है, स्थिर भाग। अब देखिए यहाँ, अब ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं आपस में एक बंध द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बंध। देखिए ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं और एमिनो अम्ल क्या होते हैं, क्योंकि ये चीजें जानोगे आप या इनको जानोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा, तो कुछ ही समझ में नहीं आएगा अभी तक आपको। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि जो प्रतिरक्षी होती है वो पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्लों की बनी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। ये 4 श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, एक बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसे क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बंध। देखो हमेशा पॉलीपेप्टाइड होते हैं और डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये प्रतिजन क्रियास्थल हो गया। यहाँ क्या होते हैं कि प्रतिजन आकर जुड़ते हैं। बाहरी जो श्रृंखला होती है 440 एमिनो अम्लों की बनी होती है, और जो छोटी श्रृंखला होती है वो 220 एमिनो अम्लों की बनी होती है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ एमिनो समूह होता है, NH2O को क्या कहते हैं अपन, एमिनो। ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे अपन ये वाली संरचनाएं, एमिनो क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक समूह क्या होते हैं, इसे अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। तो कौन से में, 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे अपन क्या, इनके बारे में, कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह के बारे में, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, प्रतिजन हो गया। और ये दोनों जिस भाग से लचीले भाग होते हैं, मतलब दोनों से जहां से ये अपनी संरचना को विस्तार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हिंज कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरक्षी की संरचना को सचित्र समझाइए, तो आपको क्या करना है, देखिए कैसे लिखना है। प्रतिरक्षी की संरचना अंग्रेजी वर्णमाला के Y अक्षर के समान होती है, दिख रहा है। पहले अपन को कभी भी किसी टॉपिक में बारे में लिखना होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले उसकी बाह्य संरचना लिखते हैं, मतलब दिखने में कैसा है, ठीक है। तो कैसा है, जैसे मैंने बात की कि कैपिटल Y समान संरचना है, जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भारी श्रृंखलाएं और 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हल्की श्रृंखलाएं होती है, जो आपस में मिलकर H2L2 या HL का दिक्लक बनाती है, ठीक है। प्रतिजन क्रियास्थल से आकर प्रतिजन जुड़ते हैं, और ऊपर वाला जो समूह होता है उसे एमिनो समूह, और नीचे वाले समूह को अपन कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। हल्की श्रृंखला जो होती है 220 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, भारी श्रृंखला होती है 440 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। प्रतिरक्षी का ऊपरी भाग अस्थिर भाग होता है, जो प्रतिजनों को पकड़ने में मदद करता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो स्थिर भाग होता है, जो प्लाज्मा में दसा हुआ रहता है। और प्रतिजन की दोनों प्रतिरक्षी के दोनों भारी श्रृंखलाओं के उद्गम स्थल को अपन हिंज कहते हैं। तो ये क्या हो गया, आपकी जो प्रतिरक्षी की संरचना हो। ध्यान देना है, जैसे मैंने पाचन तंत्र आपको पढ़ाया है, तो पाचन तंत्र में क्या करना है, देखिए जो प्रोसेस बताता जा रहा हूँ, अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आपकी 100% सफलता है। आपको सभी को क्या करना है, जो डायग्राम आए, चाहे कैसा ही डायग्राम आए, उस डायग्राम को आपको 5 बार रफ कॉपी में बनाना है। जैसे अब ये प्रतिजन का डायग्राम आता है और प्रतिरक्षी का डायग्राम आता है, तो आपको क्या करना है, प्रतिरक्षी का डायग्राम 5 बार रफ में बनाकर देखना है, ताकि आपको क्या होगा, इसके जितने भी भाग हैं वो आपको याद हो जाए। आपको एक बात बता देता हूँ, साइंस में कभी भी ड्राइंग के नंबर नहीं मिलते हैं, इसके नामांकन के नंबर मिलते हैं कि आपने नाम कैसे डिफाइन किए हैं, कि कहाँ कहाँ जो नाम लिखे हैं वो सही है या गलत है। यदि आप चाहे डायग्राम कितना भी अच्छा बना दो, लेकिन यदि आपने क्या कर दिया,
नाम गलत लिख दिए कि उसको कार्बोक्सिलिक समूह लिख दिया, इसको अमीनो समूह लिख दिया, इसको भारी श्रृंखला लिख दिया, इसको हल्की श्रृंखला लिख दिया, तो क्या होता है वो बिना देखे ही चाहे डायग्राम कैसा ही हो आपको क्या कर देता है, डायग्राम को काट देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस प्रतिरक्षी पे अपन इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि जब से कोर्स चेंज हुआ है तब से लगाकर अब तक हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रतिरक्षी में। अभी प्रतिरक्षी इतनी खत्म नहीं हुई है, आगे बात कर रहे हैं अपन प्रतिरक्षी के बारे में। लेकिन क्या है कि प्रतिरक्षी जो है उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा क्वेश्चन कब आया, कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो अभी बात करेंगे। इस साल पूछा गया था कि प्रतिरक्षी की जो आकृति होती है वो किस टाइप की होती है। तो आपको पता ही है कि प्रतिरक्षी की आकृति किस टाइप की होगी, कैपिटल वाई आकार की। ठीक है, अब यहाँ से जो अपन अगला टॉपिक है प्रतिरक्षी की संरचना को पढ़ लें, लेकिन प्रतिरक्षियों के प्रकार पढ़ेंगे कि कितनी प्रतिरक्षियां अपने शरीर में होती है। तो 5 प्रकार की प्रतिरक्षियां हैं जो अपन पढ़ेंगे। एक तो IgA, देखिए ये IG का मतलब हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बात की थी अपन ने। अभी मैंने जब प्रतिरक्षी की संरचना बताना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रतिरक्षी जो होती है उसे हीमोग्लोबिन या गामा ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ जो IG लिया गया है वो हीमोग्लोबिन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रकार की प्रतिरक्षी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ IgA, IgN, IgG, IgE और 5वीं जो है अपने पास IgD। देखिए IgN ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, इसके बारे में IgA के बारे में। ठीक है, तो IgA जो होता है माँ के दूध में पाई जाती है। देखिए जब शुरुआत में जो बच्चा जन्म लेता है तब उससे क्या होता है 6 मंथ तक माँ का दूध ही पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एंटीबॉडी होती है जिसे अपन कहते हैं सीरम या खीस। सीरम या खीस, इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रतिरक्षी होती है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है अन्य रोगाणुओं से या प्रतिजन से, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये IG जो A होती है वो सबसे ज्यादा माँ के दूध में पाई जाती है और बच्चों को क्या करती है, सुरक्षित करती है। इसलिए 2018 में इसको पूछा गया था कि IgA प्रतिरक्षी जो होती है कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाएगी, माँ के दूध में पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं IgM। IgM क्या होता है कि शुरुआत में बनने वाली प्रतिरक्षी है। जब बच्चे के कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती है, जब कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाएगी तब से ही ये प्रतिरक्षी बनना स्टार्ट हो जाती है। कह सकते हैं कि ये वाली जो प्रतिरक्षी है ये स्वाभाविक प्रकार की प्रतिरक्षी है। वहां अपन ने बात की थी कि स्वाभाविक प्रतिरक्षी होती है जो कोशिकाएं बनती है तब से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रतिरक्षी को अपन क्या कहते हैं कि यह प्रतिरक्षी जो होती है सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिरक्षी है। और ये इस साल पूछा गया है। अब इसके आगे बात करते हैं IgG। तो IgG क्या होता है, प्लेसेंटा या जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं आंवल। ये क्या होता है कि माँ के भ्रूण में जहां बच्चा स्थित रहता है उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या आंवल। जैसे गर्भाशय होता है तो गर्भाशय के अंदर प्लेसेंटा या आंवल पाया जाता है जो क्या करता है कि बच्चे को
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। तो सर्वप्रथम प्लेसेंटा को पार करने वाली प्रतिरक्षी कौन सी होती है? आईजीजी। तो प्लेसेंटा को पार करने वाली प्रतिरक्षी, ठीक है। तो ये भी जो पूछा गया था 2018 में पूछा गया है। अब ये होता है आईजीई। तो जितनी भी मास्ट या एलर्जी कोशिकाएं होती है, हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे रक्त। रक्त के बारे में अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो यहाँ जो अपन बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु में अपन बात करेंगे मोनोसाइट, सॉरी कणिकाणुओं में न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल और बेसोफिल्स की बात करेंगे अपन। और यहाँ जो होती है अकणिकाणु में बात करेंगे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की। तो ये कोशिकाएं जो होती है मास्ट कोशिकाएं, ये अपने शरीर में प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है और भक्षाणु की क्रिया को समझाती है। जैसे भक्षाणु का मतलब होता है कि किसी भी जीवाणु को शरीर के अंदर खाने की प्रक्रिया, प्रतिरक्षियों द्वारा उसको खाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भक्षाणु कहलाएगी। मतलब उनको खा जाते हैं, जो अपने शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, उन जीवाणुओं को खा जाती है। तो ये क्या करती है? ये मास्ट कोशिकाएं जो होती है एलर्जी क्रियाओं में काम में ली जाती है। आईजीए होती है एलर्जी क्रियाओं से बचाती है। तो आईजीए में अपन लिख सकते हैं मास्ट या एलर्जी कोशिकाओं पर पाई जाती है। एलर्जी कोशिकाओं पर पाई जाती है। और ये पूछा गया है 2019 में, मास्ट या एलर्जी कोशिकाओं पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम बताइए। अब जो अपनी बची है आईजीडी, देखिए आईजीडी जो प्रतिरक्षी है अपने शरीर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इससे आगे अपन RH ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, RH कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें अपन बात करेंगे कि आईजीडी जो होती है वो RH कारक के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है और इसके बारे में अभी तक पूछा भी नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इसका शरीर में बहुत कम काम है और अपनी बुक में भी इसके बारे में नहीं दे रखा कि अपन को इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या इसके ये क्या काम करती है। तो कहने का तात्पर्य कुछ ही नहीं दे रखा, तो अपन को कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए ये जो है अभी चारों प्रतिरक्षी है, चारों प्रतिरक्षियों के बारे में पूछ लिया गया है। इन सबके आपको क्या नाम याद करने हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है वो याद करना है आपको, ठीक है। अब दोबारा भी पूछ सकता है कि ये वाली प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है। तो अब जब दोबारा कभी भी पूछे तो अपन को क्या करना है, हमेशा प्रिपेयर रहना है कि चाहे कभी भी पूछ लो अपन को इसके आंसर अपन को बता देने हैं। अब इसी में एक टॉपिक और आता है जिसके पूछने के अभी बहुत ज्यादा चांस है इस साल। देखिए काम ये कार्य तो आपको याद करने ही करने हैं। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ अपन 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना को अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो बहुलक छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है ना, ये छोटी छोटी जो इकाइयां होती है, उन इकाइयों को अपन कहते हैं एकलक। मतलब जो एक ही प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होंगे उनको क्या कहेंगे? एकलक या मोनोमर कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? मोनोमर। तो ध्यान रखना कि ये जो होता है IgA, ये क्या होता है? दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। कितनी इकाइयों से मिलकर बना होगा? 2 इकाइयों से। इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है? द्विक्लक होती है, ठीक है। ये 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी इकाई कैसी होती है?
दिक्लक होती है। ये क्या होता है, 5 एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी जो इकाई होती है वो पंचलक होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो ये प्रतिरक्षी अपने शरीर में ये 5 इकाइयों से मिलकर बनी होगी, इसलिए इसे क्या बोल दिया, पंचलक। और बाकी की जो ये तीनों इकाइयां, ये तीनों प्रतिरक्षी है, ये एक ही प्रकार की इकाई से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ये एकलक इकाई से मिलकर बनी है। तो इस बार सबसे ज्यादा इनके कार्य तो सभी से पूछ लिया गया है। यदि इससे प्रश्न आता है तो इनके बारे में प्रश्न आएगा, या तो आप पंचलक इकाई से मिलकर बनी प्रतिरक्षी के बारे में बताइए, या द्विलक इकाई से मिलकर बनी प्रतिरक्षी के बारे में बताइए। और किस टाइप से भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं जितने इस प्रतिरक्षी से क्वेश्चन बन पाएंगे अदर तरीके से, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। या यहाँ ये भी पूछ सकता है कि पंचलक इकाई से मिलकर बनी प्रतिरक्षी का कार्य बताइए, कैसे भी अपन को घुमा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन जब भी अपन क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें डाल देंगे आपको कि कितने क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। समथिंग 52 के समथिंग क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो वो आपको मिल जाएंगे। कल अपन रक्त पढ़ेंगे, तो रक्त से पहले क्या करना है, आपको रक्त और RH कारक पढ़ेंगे और ABO समय ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। तो आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए, तभी आपको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। धन्यवाद।